अंतनाग ने महामारी की वजह पता कर ली थी। उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया था जो कि रात के अंधेरे में मगध के पश्चिम में बहने वाली सोनभद्र नदी में सफेद पदार्थ मिला रहा था। उसे लेकर अंतनाग सम्राट के पास आया था। सम्राट लगभग ठीक थे, लेकिन चलने में उन्हें अब भी मुश्किल हो रही थी। अंतनाग ने उन्हें राजमाता और मुख्यमंत्री वसुदेव के सामने बताया कि ये सब कोई और नहीं बल्कि गांधार नरेश करने की कोशिश कर रहा है, जिसे सुनकर उनका खून खौल उठा था। मुख्यमंत्री वसुदेव ने हैरान स्वर में कहा, गांधार नरेश को इतनी बड़ी सजा देने के बावजूद भी अकल नहीं आई। उसने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत की वजह से पूरा मगध खत्म हो जाता। यदि देवी आम्रपाली ने समय पर अपना उपाय न किया होता तो आज मगध कब्रिस्तान में बदल चुका होता। हर दिन लोग मर रहे होते। शर्म आनी चाहिए उसे। राजा होकर ऐसी तुच्छ हरकत करता है। राजमाता और सम्राट अब मौन थे। राजमाता ने गंभीर स्वर में कहा, वो किस हद तक गिरा हुआ है ये तो तभी पता चल गया था जब उसने रानी कौशला देवी को कैद किया था, लेकिन लगता है कि उसे पिछली बार का सबक याद नहीं है। राजमाता अपनी बात कहती जा रही थी, लेकिन सम्राट का ध्यान किसी और बात पर था। अगले ही पल राजमाता ने सम्राट से कहा, पुत्र आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। चलिए वसुदेव जी। इतना कहकर राजमाता वहां से जा रही थी। तभी सम्राट ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए राजमाता को रोका और कहा, रुकिए बड़ी माँ। उनकी आवाज सुनकर राजमाता रुक गई और पलटते हुए कहती हैं, क्या हुआ बिंबिसार? यदि हमने अभी उन्हें जवाब नहीं दिया तो वो आगे भी अपनी चाल चलता रहेगा। तभी सम्राट ने कहा, राजमाता आप उचित कह रही हैं। गांधार नरेश को उसके किए की सजा तो अवश्य देंगे, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता हमारी प्रजा की जान बचाना है। सम्राट की इस बात पर मुख्यमंत्री वसुदेव ने कहा, आप उचित कह रहे हैं सम्राट, लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे? सम्राट ने तुरंत विश्वास के साथ तेज भरे शब्दों में निर्णय लिया और वसुदेव से कहा, वसुदेव जी, नदी पर बने अंतिम बांध को अभी के अभी बंद करवाइए। इसके साथ ही नदी जिन भी राज्यों से होकर गुजर रही है वहां के राजाओं को इस बारे में सूचित कीजिए और उनसे कहिए कि उस नदी पर बने बांध को बंद कर दें, ताकि नदी का पानी दूसरे राज्यों में जाने से रुक जाए। जब तक पानी साफ नहीं हो जाता हम सभी को सतर्क रहना होगा और कुछ दिन तक पानी का प्रयोग उबाल कर करना होगा। जाइए, अब विलंब मत कीजिए। मुख्यमंत्री वसुदेव सम्राट का आदेश मानकर तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजमाता ने सम्राट से कहा, पुत्र और गांधार नरेश का क्या? उसका क्या करना है? सोचा है आपने कुछ? अंतनाग अभी वहीं पर था। सम्राट ने उसकी तरफ देखा और फिर राजमाता से कहा, बड़ी माँ, उन्हें कैसे जवाब देना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पुत्र आपको ज्ञात है ना कि पिछली बार हमने उसके साथ क्या किया था? उसके माथे पर मगध का नाम लिखवाया था जिसे वो जीवन भर नहीं मिटा सकता। इसके बावजूद भी उसने ये सब किया, तो क्या वो अगली बार हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा? सम्राट की आंखों में गांधार नरेश के लिए आक्रोश उमड़ आया था। वो उग्र होते हुए कहते हैं, उन्होंने हमारे साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की है। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी ही प्रजा उन्हें राजा मानने से इनकार कर देगी। अब बस बहुत हो गया। गांधार नरेश के साथ तू मैं का खेल बहुत हुआ। अब ये खेल हम समाप्त करेंगे। एक तरफ सम्राट गांधार नरेश को सबक सिखाने की सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ आम्रपाली भी अब आखिरी गांव में पहुंच चुकी थी। वहां पहले से ही लोग आम्रपाली के स्वागत के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। जो लोग ठीक थे वो द्वार के दाईं तरफ थे और जो बीमार थे वो बाईं तरफ खड़े थे, और उन दोनों के बीच में गांव का मुखिया था। आम्रपाली का रथ गांव के प्रवेश द्वार के पास आकर रुका। जैसे ही आम्रपाली ने अपने पैर जमीन पर रखे, वहां खड़े लोग आम्रपाली की तरफ भाग कर आए और उसके पैरों पर नतमस्तक होने लगे, मानो आम्रपाली नहीं बल्कि भगवान उनके पास चलकर आ गए हों। गांव के मुखिया भी काफी परेशान से थे, लेकिन आम्रपाली को देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों को अपने पैरों पर गिरता हुआ देखकर आम्रपाली को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। वहाँ विशाखा और राजकुमारी आम्रपाली के लिए लोगों का प्रेम देखकर प्रसन्न नजर आ रहे थे, लेकिन सोम इधर उधर देख रहा था, जैसे वहाँ पर वो अपने काम की चीज ढूंढ रहा हो। लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, उसे से कोई मतलब नहीं था। गांव के प्रवेश द्वार पे ऐसी भीड़ उमड़ आई थी कि कौन बीमार है और कौन ठीक है समझ पाना मुश्किल था।
अगले ही पल गांव के मुखिया उन सबको दूर करते हुए आगे आए और आम्रपाली के सामने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते हुए कहते हैं, देवी, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि आप हमारे गांव भी कभी आएंगी। आज आपके आने मात्र से ही हमें जीवन दान मिल गया है। आपका बहुत बहुत आभार देवी, बहुत बहुत आभार। आम्रपाली ने मुखिया से कुछ कहने से पहले उनके पीछे खड़े गांव के लोगों की तरफ देखा। वहां बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबने सूती वस्त्र के बने पोशाक पहने थे, लेकिन उनकी सिलाई वैसी नहीं थी जैसी उनकी त्वचा को पूरी तरह से सुरक्षा मिल सके। ये देखकर आम्रपाली के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सबकी आंखों में आम्रपाली के लिए खुशी के आंसू थे। वो उसे आशा भरी नजरों से देख रहे थे। आम्रपाली ने मुखिया को जवाब दिया, सरपंच जी, गांव को हमारी जरूरत थी। भला इस मुश्किल घड़ी में हम आप सबको अकेला कैसे छोड़ सकते थे। तभी एक बुजुर्ग महिला आई जिसकी कमर झुक गई थी। वो धीरे धीरे अपनी कमर पकड़े आम्रपाली के पास चलकर आई और कहती हैं, पुत्री, तुम जिस तरह से सबके लिए मेहनत कर रही हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन की सारी खुशियां मिले। शुरुआत में जब हमें ज्ञात हुआ था कि सम्राट तुम्हारी वजह से मगध त्याग चुके हैं, तो हम सब ने तुम्हें बहुत बद्दुआएं दी थी। एक नेक इंसान को गाली देकर हमने जो पाप किया है, उसी का फल हमें मिल रहा है। हमें क्षमा करना पुत्री। उस बुजुर्ग महिला के साथ साथ पूरा गांव हाथ छोड़कर आम्रपाली से क्षमा मांगने लगा। तब आम्रपाली ने उन सबको रोका और विनम्र स्वर में कहा, नहीं नहीं, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है काकी। आप तुम्हें आशीर्वाद दीजिए कि सम्राट का स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए और मगध पर दोबारा कोई आंच ना आए। तब उस बूढ़ी महिला ने आम्रपाली के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम और सम्राट सदैव खुश रहो। कुछ देर बाद आम्रपाली सभी गांव वालों के साथ आगे बढ़ गई और उन सबको किस तरह से रहना है, कैसे उपचार करना है, उन सारे उपायों के बारे में समझाने लगी। लेकिन सोम ने जब उस बूढ़ी काकी का आशीर्वाद सुना तो वो बेचैन हो उठा। नहीं, अब आम्रपाली और सम्राट कभी भी साथ नहीं रहेंगे। इतना कहकर वो गांव के अंदर नहीं गया, वहीं बाहर के बगल में बने जंगल के अंदर चला गया। लेकिन गांव के अंदर खड़ी राजकुमारी ने उसे जाते हुए देख लिया था, लेकिन उस वक्त उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। जहां लोगों ने आम्रपाली को सम्राट के साथ स्वीकार कर लिया था, तो वहीं सम्राट और अंतेनाग गांधार नरेश को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने अंतेनाग की तरफ देखा और कहा, अंतेनाग, उस व्यक्ति ने और क्या क्या बताया है। तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, उसने सिर्फ इतना ही कहा है कि गांधार नरेश के कहने पर वो प्रति रात नदी में जाकर वो विष मिलाता था ताकि लोग बीमारी से मर जाएं और मगध का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ये सुनकर सम्राट ने अंतेनाग को आगे कहने से रोक दिया और कहा, तो फिर ठीक है, आप गांधार नरेश को बताते हैं कि जब बात अस्तित्व की आती है तो मगध सम्राट बिंबिसार क्या कर सकते हैं। ये बोलकर उन्होंने अंतेनाग से तुरंत कहा, तुम अभी के अभी गांधार जाओगे अंतेनाग, बाकी तुम्हें क्या करना है ये तुम बहुत बेहतर जानते हो। अंतेनाग तुरंत सिर झुकाकर सम्राट के आदेश को स्वीकार करता है और कहता है, समझ गया सम्राट, आपका कार्य हो जाएगा। इसके बाद अंतेनाग वहां से चला गया। उसके जाते ही राजमाता ने असमंजस से भरे स्वर में सम्राट से पूछा, बिंबिसार, आखिर तुमने अंतेनाग से क्या करने के लिए कहा है। सम्राट ने चेहरे पर रहस्यमयी भाव लाते हुए राजमाता से कहा, कूटनीति से राजनीति खेल रहे हैं हम बड़ी माँ। जब कोई काम राजा न कर पाए तो वो प्रजा कर देती है। हम गांधार की सत्ता पलट करने वाले हैं। ये सुनते ही राजमाता के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। वो सम्राट के चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। उस वक्त सम्राट के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। एक तरफ सम्राट ने अंतेनाग को गांधार की तरफ रवाना कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ रूपमती भागते हुए रानी कौशला देवी की तरफ पड़ गई। रानी कौशला देवी अपने बाग में टहल रही थी। उन्हें बाग में देखकर रूपमती दूर से ही उन्हें पुकारते हुए तेजी से उनके करीब जाती है। रानी कौशला देवी, रानी कौशला देवी। कौशला ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके करीब आने से पहले ही उसे दूर करते हुए कहती है, अरे अरे, फूलो मत, अभी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुई है जो तुम हमसे चिपकी जा रही हो। वहीं दूर से खड़े होकर बात करो और बताओ, ये आखिर अब कौन मर गया जिसकी खबर लेकर तुम इस तरफ भागी चली आ रही थी। रूपमती हाँफ रही थी। उसने पहले सांस ली और फिर दम भरते हुए कहा,
जो बात आपको बताने जा रहे हैं उससे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इसलिए पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। किसी भी चीज को पकड़कर खड़े हो जाइए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रूपमती? कौशला ने भड़कते हुए कहा। तो रूपमती ने उसे अपनी बात समझाई और कहा, सही तो कह रहे हैं हम रानी, अब आप तो हमें अपने करीब आने नहीं दे रही, वरना हम ही आपको संभाल लेते। इसलिए कह रहे हैं कि किसी चीज को पकड़कर खड़ी हो जाइए। रानी कौशला देवी उसकी बात से चिढ़ गई थी। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, सीधे सीधे बोलो, बात क्या है? दुनिया भर का प्रपंच हमें मत सुनाया करो तुम। रूपमती ने कहा, रानी हम अभी अभी राजमाता और सम्राट की बात सुनकर आ रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री वसुदेव भी थे। हाँ तो अब ये मत कह देना कि वो लोग हमें सम्राट की सेवा के लिए बुलाने वाले हैं। रानी कौशला ने मुंह फेरते हुए कहा। तो रूपमती ने इसे बहुत हल्के में लिया और कहा, अरे नहीं रानी कौशला देवी, आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। आपका नाम लेना तो दूर, उन्होंने तो एक बार भी आपको याद नहीं किया। हम तो यही बताने आए हैं कि वो लोग उस आम्रपाली के बारे में बात कर रहे थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि राजमाता आम्रपाली की सराहना कर रही थी। ये सुनकर रानी कौशला देवी की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने रूपमती की बात को नकारते हुए कहा, यह असंभव है रूपमती, तुमने सुनने में गलती कर दी होगी, क्योंकि राजमाता मरना स्वीकार करेंगी, लेकिन उस नगरवधु की सराहना तो दूर की बात है। अरे हम सत्य कह रहे हैं, अपने कानों से सुनकर आए हैं कि राजमाता स्वयं सम्राट से कह रही थी कि आम्रपाली यदि आखिरी गांव को भी बीमारी से मुक्त कर देती है तो वो स्वयं उसे लेने वहां जाएंगी। जैसे ही रूपमती ने ये कहा, रानी कौशला देवी एक पल के लिए विचार में डूब गई। उनके माथे पर शिकन की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने एक बार सुनिश्चित करने के लिए फिर से रूपमती से पूछा, क्या तुमने वाकई में यही सुना था? तो रूपमती ने कहा, हाँ रानी। तब रानी कौशला देवी बेचैन हो उठी। उन्होंने तुरंत कहा, हमें त्रिलोक सिंह से बात करनी होगी। यदि राजमाता आम्रपाली को लेने खुद गांव गई तो इसका मतलब ये तय हो जाएगा कि आम्रपाली इस महल में ही रहेगी। नहीं, अब हम और इस बीमारी के डर से इस कक्ष में नहीं रह सकते, अन्यथा सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक तरफ रानी कौशला के अंदर आम्रपाली को लेकर अब डर बैठने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन सोम अब तक गांव वापस लौट कर नहीं आया था। आम्रपाली विशाखा के साथ उस गांव में उपचार कर रही थी। शाम तक राजकुमारी ने आम्रपाली के साथ उसकी मदद की, लेकिन बार बार उनकी नजर गांव के प्रवेश द्वार पर ही थी। राजकुमारी मुकुंदा अपने हाथ में नींबू पानी से भरे प्याले की थाल लेकर अन्नागार की तरफ बढ़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सोम गांव के अंदर आ रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक पौधा था। ये देखकर राजकुमारी वहीं दूर खड़ी हो गई और मन में कहती है, पिछले 3 गांव से हम इसे देख रहे हैं, कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है, और आज तो इसने हद ही कर दी। सुबह से अभी वापस लौट कर आ रहा है, पता तो करना ही पड़ेगा ये गया कहाँ था। इसके बाद राजकुमारी सोम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उन्होंने आम्रपाली की आवाज सुनी जो कि सोम को पुकार रही थी। अरे सोम, कहाँ थे तुम? सुबह से हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, हमें तुम्हारी आवश्यकता है, जल्दी आओ यहाँ। आम्रपाली सोम और राजकुमारी मुकुंदा के बीच में खड़ी थी। आम्रपाली उसे बुलाकर वहां से चली गई, लेकिन राजकुमारी ने देखा कि सोम उस पौधे को वहीं द्वार के पास किनारे रखकर आम्रपाली के पीछे पीछे चला गया। रात का वक्त था। राजकुमारी मुकुंदा विशाखा के साथ पूरे गांव का निरीक्षण कर रही थी। वो दोनों प्रवेश द्वार के पास से गुजर रहे थे। तभी राजकुमारी की नजर उस पौधे पर पड़ गई और उसने विशाखा को रोककर उस पौधे को अपने हाथ में उठा लिया और उसे ध्यान से देखने लगी। उस पौधे को देखकर विशाखा ने राजकुमारी मुकुंदा से कहा, ये पौधा यहाँ कैसे आया? इसे यहाँ गांव में नहीं होना चाहिए। विशाखा की बात सुनकर राजकुमारी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्यों? तो विशाखा ने कहा, राजकुमारी, यदि इस पौधे को किसी जानवर ने धोखे से भी खा लिया तो उसका पूरा शरीर अकड़ जाएगा, ना वो चलने लायक बचेगा और ना ही बोलने लायक। विशाखा की बात सुनकर राजकुमारी स्तब्ध थी। उसके मन में सबसे पहले यही सवाल आया, आखिर सोम उस औषधि का क्या करने वाला था? अब रानी कौशला आम्रपाली को महल आने से कैसे रोक पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए।